लेट्स रिकैपिचुलेट बायोलॉजी। आज का जो चैप्टर कवर किया है वो क्लास 11th का यूनिट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का है और चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल ऑर्गेनेल्स आज कवर होंगे इस चैप्टर के वो है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एज वेल एज द राइबोसोम्स। अभी तक जो दो प्रेजेंटेशंस मैंने इसके रिलीज करे थे उसमें सेल थ्योरी, सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक का एक में था और दूसरे में यूकैरियोटिक में सेल एनवेलप्स एंड एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को कवर कर लिया था, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम एंड वैक्यूल को कवर किया था। आज जो मेन ऑर्गेनेल्स हैं सेल के, दो तो वैसे भी मेन इसलिए है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स क्योंकि इनके अपने भी डीएनए होते हैं एंड वेरी पिक्यूलियर फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। एक का फंक्शन है रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरे का है फोटोसिंथेसिस जो कि प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। राइबोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। वैसे तो सारे ऑर्गेनेल्स प्लांट एनिमल्स में या प्लांट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आज का मैं 3 को कवर करूंगी। एक बार इनकी पोजीशन देख लेते हैं, लोकेशन देख लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल में हम ये पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक ऑलरेडी कवर हो चुका है। जो आज के ऑर्गेनेल्स कवर करे हैं वो कौन कौन से करे हैं? पहला तो ये माइटोकॉन्ड्रिया किया है क्योंकि ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल का जो मेन पोजीशन है ये वैक्यूल की है। ये वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, यहाँ पे इसकी ये न्यूक्लियस की पोजीशन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये इसकी पोजीशन यहाँ पर है। दूसरा जो क्लोरोप्लास्ट है ये सिर्फ प्लांट सेल में ही मिलता है, एनिमल सेल में तो ये एब्सेंट होता है। और जो थर्ड है राइबोसोम, राइबोसोम जो है वो स्मूथ के साथ एंडोप्लाज्मिक के साथ तो अटैच्ड नहीं है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये अटैच्ड होता है। ये कल हमने जो एक वीडियो रिलीज किया था उसमें पढ़ा था। और दूसरा ये साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है, मतलब फ्री स्टेट में भी प्रेजेंट होता है जैसे ये साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ये साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स कहलाते हैं। नंबर इसका बहुत काफी लंबा बड़ा होता है और ये यहाँ पर इसके साथ अटैच्ड भी होते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस इसका फंक्शन है। अब ये जो हमने ऑर्गेनेल्स आज देखे हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये न्यूक्लियस की पोजीशन है क्योंकि सेंटर पोजीशन लेता है न्यूक्लियस यहाँ पर। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो यहाँ पे पोजीशन है, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। एंड राइबोसोम्स आप देख सकते हो, एक तो राइबोसोम्स फ्री साइटोप्लाज्म में यहाँ पे दिखाए गए और दूसरा जो राइबोसोम्स यहाँ पर है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच्ड है। तो राइबोसोम्स की दो पोजीशंस है किसी भी सेल में, चाहे प्लांट हो या एनिमल में हो। एक चीज हमने और पढ़ी थी राइबोसोम के बारे में जब हम लोगों ने बैक्टीरिया सेल पढ़ा था, और बैक्टीरिया सेल में हमने क्या देखा था कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल था यहाँ पर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट थे। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, मीसोसोम हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रेस्पिरेशन होता है वो मीसोसोमल जो सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है वहां से होता है। और यहाँ पर स्पेशल यहाँ पर पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं अगर ये फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया अगर होता है। नॉर्मल बैक्टीरिया में जरूरी नहीं है कि ये प्लांट जो फूड को फॉर्म करे, लेकिन ये जब प्लांट होता है तो उसमें ये साइनोबैक्टीरिया कीमोसिंथेसिस करके फूड अपना बना लेता है। तो राइबोसोम्स जब सिंगल होते हैं तो राइबोसोम्स कहलाते हैं और जब ये ग्रुप में होते हैं तो पॉलीसोम्स भी कहलाते हैं। तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी है एज वेल एज यूकैरियोटिक में भी है। तो ये हम लोग ऑलरेडी राइबोसोम्स को पढ़ चुके थे, लेकिन जो डिटेल स्ट्रक्चर है राइबोसोम का वो अब हम यहाँ पर यूकैरियोटिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया पे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो है ये स्मॉल है। ये स्पेसिफिकली अगर पर्टिकुलर इसे स्टेन किया जाता है सेल को तब ये माइक्रोस्कोप में विजिबल है। नॉर्मल अगर आप किसी भी सेल को देखें, प्लांट सेल या एनिमल सेल को, तो माइटोकॉन्ड्रिया विजिबल नहीं होता। स्पेसिफिकली स्टेन्ड अगर होता है, ओनली स्पेसिफिकली स्टेन्ड माइटोकॉन्ड्रिया इज विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। तो अगर हम सेल को स्टेन करते तभी माइटोकॉन्ड्रिया विजिबल होता है। सॉसेज शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है और जो इसका डायमीटर होता है 0.2 to 1 माइक्रोन होता है, एवरेज इसका ये डायमीटर है। और लेंथ जो होता है 1 to 4.1 माइक्रोन होता है। ये माइक्रोमीटर भी कहलाता है, माइक्रोन भी कहलाता है, ये यूनिट होता है। शेप एंड साइज जो होता है अलग अलग सेल्स में ये वेरिएबल होता है, किसी में कम नंबर पर होता है, किसी में ज्यादा नंबर पर होता है। द सेम विल बी फॉर द शेप ऑल्सो।
और शेप भी दो शेप्स में है क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया अभी सेल पे दिखाया था ये उसका स्ट्रक्चर है। और नंबर जो होता है ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर, फिजियोलॉजी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, फंक्शनिंग, फंक्शन। फिजियोलॉजी जब भी हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़े या एनिमल फिजियोलॉजी पढ़े, हमारी यूनिट्स भी है 11th में। प्लांट फिजियोलॉजी में हमारा फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये हमारी प्रोसेसेस आती हैं। अगर एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ते हैं उसमें रेस्पिरेशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, ये सारा जो होता है, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम, ये सारे आते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल वेरिएबल होते हैं। तो अब इसको देखते हैं कि इसकी शेप क्या है। अगर इसको विदाउट लेबलिंग, मैंने यहाँ पर एक आपको डायग्राम शो किया है, इसको मैं ड्रॉ करके भी अभी आपको दिखा देती हूँ। ये तो इसकी आउटर कवरिंग हो गई, राइट। ये जो इन्होंने पर्पल कलर से यहाँ पे दिखाया हुआ है ये तो इसकी आउटर कवरिंग हो गई। बट जो इनर वाली जो मेम्ब्रेन है, इसका मतलब कि टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। और जो नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, वो हम लोगों ने कल स्ट्रक्चर पढ़ा था। अगर इसको देखें तो ये इनफोल्डेड है। इनफोल्ड कोई भी अगर चीज यहाँ पर हो रही है, इसका मतलब है कि ये जर्नल सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो अब यहाँ पर आप देखो कि एक तो ये वाली प्लेस आ जाएगी, दिस प्लेस, और एक ये वाली प्लेस आ जाएगी। इसका मतलब जो हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं, एक तो हमने इसने आउटर मेम्ब्रेन को स्टडी किया और दूसरा इनर मेम्ब्रेन को स्टडी किया। अब इनर मेम्ब्रेन जो ये इनफोल्डेड है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। और इसमें दो ल्यूमन है, एक तो ये ल्यूमन है जो सेंटर में है, यहाँ पर जो एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, और दूसरा फ्लूइड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ क्योंकि दिस इज द ऑर्गन फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 स्टेप्स होते हैं। तो ये तो आउटर मेम्ब्रेन हो गई, राइट। और आउटर मेम्ब्रेन जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन इसकी नॉर्मल इस तरह से नहीं होती, इनर मेम्ब्रेन ऐसे नहीं होती इसकी। इसकी नॉर्मल इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डेड है, राइट। ये जैसे इनफोल्डेड अंदर की साइड ये फोल्ड कर रही है, इनर मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड कर रही है, राइट। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन की ये फोल्डिंग है, ये क्रिस्टी कहलाते हैं। दे आर नोन एज द क्रिस्टी। आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। तो एक ये प्लेस हो गई, राइट, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस हो गई, और एक ये प्लेस हो गई। ये प्लेस है, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस है, और एक ये इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस है। तो रेस्पिरेशन जब हम देखते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन, बार बार मैं एरोबिक जो कह रही हूँ, एनारोबिक तो आपका इसमें रेस्पिरेशन में जो है 3 स्टेप्स बेसिकली होते हैं। तो पहला तो स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस होता है, राइट। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है, ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो तो साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है सपोज। तो यहाँ पर पाइरुविक एसिड में चेंज होता है, ग्लूकोज इज चेंज इनटू द पाइरुविक एसिड। रेस्ट ऑफ द जो 2 स्टेप्स है, क्रेब्स साइकिल एंड ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और क्रेब्स साइकिल, वो कहाँ पर होते हैं, एक स्टेप यहाँ पर होता है और दूसरा स्टेप यहाँ पर होता है। तो ये जो दोनों स्टेप्स हैं वो यहाँ और यहाँ पर होते हैं, एंड दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो 3 स्टेप्स होते हैं, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। एक तो ये यहाँ पर ये वाली पोजीशन हो गई, एक ये पोजीशन हो गई, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन जो इनफोल्डेड है ये क्रिस्टी हो गई, जर्नल सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन है, डिवाइडिंग इट्स ल्यूमन डिस्टिंक्टली इनटू द 2 कंपार्टमेंट्स। एक आउटर कंपार्टमेंट है, तो ये वाला जो कंपार्टमेंट है ये आउटर कंपार्टमेंट है, और ये वाला जो कंपार्टमेंट है ये क्या है, ये इनर कंपार्टमेंट है, राइट। अब इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद द डेंस होमोजेनस सब्सटेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। जो इनर कंपार्टमेंट होता है, दिस इज द प्लेस फॉर द क्रेब्स साइकिल, जो सेकंड स्टेप है, जहां पर एटीपी की और एनएडीपीएच के फॉर्म में जो भी एनर्जी है वो ट्रैप हो जाती है, फूड का यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है फ्रॉम द पायरुविक एसिड टू द फर्दर जो इसका डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर ये जो लेबलिंग्स है, ये आउटर मेम्ब्रेन की लेबलिंग है, दूसरे इनर मेम्ब्रेन की लेबलिंग है। बट इनर मेम्ब्रेन जो इनफोल्डिंग दिखाई हुई है ये क्रिस्टी आ जाती है, क्रिस्टी की भी लेबलिंग यहाँ पर दिया हुआ। तो इनर फोल्डिंग क्रिस्टी कोई अलग इसके कोई स्ट्रक्चर नहीं है। जो इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन है उसको हम क्रिस्टी कहते हैं। और यहाँ पर इसके अपने राइबोसोम्स भी हैं, इसके अपने डीएनए भी है, और ये इंटर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इंटर मेम्ब्रेनस में यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पर चलती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारा ये एरोबिक रेस्पिरेशन पर ऑर्गेनेल है। आउटर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूअस है, लिमिटिंग बाउंड्री फॉर द ऑर्गेनेल। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो भी अंदर का यहाँ पर मेम्ब्रेन है या जो अंदर का कंटेंट है उसको ये पूरी तरह से आउटर मेम्ब्रेन जो है ये प्रोटेक्ट करती है। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द नंबर ऑफ इनफोल्डिंग क्रिस्टी टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। ये पूरा जो ये वाला है ये मैट्रिक्स है और ये वाले जो हो जाएंगे इनर फोल्ड की इनफोल्डिंग जो हो जाएगी ये क्रिस्टी हो जाएगी। टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर दोन स्पेसिफिक एंजाइम्स। दोनों मेम्ब्रेन्स के अपने अपने एंजाइम्स हैं। यहाँ पर ETS के एंजाइम्स है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम्स है और यहाँ पे क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स है। ये जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो फिर से इस डायग्राम पे हम फोकस करके फिर एक्सप्लेन करते हैं। तो एसोसिएटेड विद द माइक्रोकॉन्ड्रियल फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया का तो वैसे भी फंक्शन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो बेसिकली जो ऑक्सीजन यूज होती है वो तो यहाँ पर जो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है ये वाली जो स्पेस है वो यहाँ पर यूज होती है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो एनर्जी रिलीज होती है, सेलुलर एनर्जी रिलीज होती है, वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म पे स्टोर होती है, राइट। तो ये वाला जो स्टेप है कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर होती है, वो स्टेप कहाँ पर होता है? ये वाला जो इंटरमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपसे और क्लियर कर रहा है आपको डायग्राम कि क्रिस्टी आ जाएगा, ये इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है। इंटर का क्या मतलब होता है? इन बिटवीन। इनर का मतलब होता है इनसाइड। देखो दोनों वर्ड्स दिए हुए हैं, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन तो ये बीच का हो जाएगा, इनसाइड ये मैट्रिक्स हो जाएगा। इंटर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा? इन बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स, ये आउटसाइड और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की साइड हो जाएगी। ये 3D स्ट्रक्चर को हमने इसको ऐसे शो किया हुआ है। ये ATP सिंथेटेज पार्टिकल्स दिखाए हुए एंजाइम है यहाँ पर। ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में ETS के काम आता है। ETS जब प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वहां पर ऑक्सीजन को यूज करके ये रिलीज करता है वाटर को, ये वो वाला स्टेप है। इट हैज इट्स ओन सर्कुलर DNA। अब DNA का क्या फंक्शन है यहाँ पर कि अगर हम इसमें फिजियोलॉजिकल अगर एनर्जी का ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है तो ये जो न्यूक्लियस है, हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखेंगे। न्यूक्लियस हेल्प्स इन द सेल डिवीजन, बट ये इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, पूरे सेल को सेल डिवाइड करवा देता है, नहीं। अगर कहीं पर भी ज्यादा जरूरत होती है एनर्जी रिलीज की तो ये क्या करता है, फिजन के थ्रू अपना नंबर इंक्रीज कर लेता है और माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर फिजन के थ्रू इंक्रीज हो जाता है और एनर्जी का जितना भी रिक्वायरमेंट होता है वो फिल कर लेता है। तो दे हैव देयर ओन सर्कुलर DNA की पोजीशन यहाँ पर दिखाया हुआ था। दिस इज द DNA विच इज प्रेजेंट हियर। यहाँ पे DNA दिखाया गया, सर्कुलर भी DNA दिखाया गया, बीच में देखो आप सर्कुलर DNA दिखाया हुआ है। देन दे हैव देयर RNA मॉलिक्यूल, राइबोसोमल मॉलिक्यूल्स। RNA मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम यहाँ पे 70S टाइप है, जैसा जो प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम 70S टाइप होगा, वो अभी एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा आगे। एंड ऑल द कंपोनेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। तो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए राइबोसोम और RNA का जरूरत होती है। mRNA, मैसेंजर RNA, जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं 12th क्लास में, जो कि डिटेल्ड जेनेटिक्स में है, में हमारा जाता है ये वाला कि मैसेंजर RNA की जो DNA की इंफॉर्मेशन होती है वो मैसेंजर RNA पर आती है और मैसेंजर RNA की पोजीशन जो होती है वो प्रोटीन पर आती है। तो ये जो प्रोसेस होती है, दिस इज अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ द नेक्स्ट ऑर्गेनेल, वी आर जस्ट कमिंग टू द प्लास्टिड्स। मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट बताया था, क्लोरोप्लास्ट इज वन ऑफ द प्लास्टिड्स। यहाँ पर हमें पढ़ना है प्लास्टिड्स जो कि सिर्फ एक प्लांट के सेल में मिलता है। दिस इज द प्लांट सेल या यूग्लिना में, यूग्लिना प्रोटिस्टा है। यूग्लिना किसका एग्जाम्पल है? यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था यूग्लिनॉइड्स को, और यूग्लिनॉइड्स में जो स्पेशली जो यूग्लिना होता है, वैसे तो ये एनिमल है बट ये फोटोसिंथेसाइज भी करता है, तो इट हैज ऑल्सो द क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट इसमें होता है, इट कैन फोटोसिंथेसाइज। तो यूग्लिना हो गया और प्लांट सेल, क्योंकि और एनिमल्स में प्लास्टिड्स नहीं मिलते हैं। यूग्लिना को इसलिए मेंशन किया गया क्योंकि यूग्लिना एनिमल है। प्रोटिस्टियंस के और एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं? यूग्लिना है, अमीबा है, पैरामीशियम है। तो ये जो एग्जांपल्स है, ये अमीबा, पैरामीशियम, दे आर द एनिमल्स, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड मटेरियल बट इट कैन सिंथेसाइज द फूड मटेरियल। ये भी है, इजीली माइक्रोस्कोप से दिख जाता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है, साइज जो होता है वो बड़ा होता है।
तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बोला था कि स्पेसिफिकली जब तक स्टेन नहीं किया जाता तब तक विजिबल नहीं होता है, जब ये विजिबल हो जाता है और माइक्रोस्कोप में इजीली विजिबल होता है। ये जो टाइप ऑफ प्लास्टिड्स हैं वो 1 2 3 4 7 हमने यहाँ पे शो करे हुए हैं। हमने पढ़ने यहाँ पर 3 हैं जो कि नॉर्मली पूछे भी जाते हैं और सीबीएसई के सिलेबस में भी है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। बाकी ये और भी है, एमाइलोप्लास्ट वगैरह, ये सब ल्यूकोप्लास्ट के ही सब डिवीजन में आता है, दे ऑल आर सब डिवीजन, ये क्रोमोप्लास्ट के उसमें आता है। तो बेसिकली अगर हम देखें कलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो तो कलर देता है डिफरेंट, क्रोमा का मतलब ही कलर होता है, क्रोमा क्लोरो ग्रीन आ जाता है, तो एक्सेप्ट ग्रीन ऑल जो कलर्ड वाले जितने भी पिगमेंट्स होते हैं वो किसमें मिलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ एक ग्रीन पिगमेंट मिलता है, क्लोरोफिल। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है इसमें कोई पिगमेंट ही नहीं होता, तो ल्यूको मतलब व्हाइट। देखो ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट हम किसका नाम है, इरिथ्रोसाइट किसका नाम है, आरबीसी का, और ल्यूकोसाइट हम लोग डब्ल्यूबीसी को कहते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स को। यहाँ पर भी हमने ल्यूकोप्लास्ट वर्ड यूज किया है, इसका मतलब होता है इट हैज नो पिगमेंट। तो स्पेसिफिक पिगमेंट के बेसिस पर हमने प्लास्टिड्स को 3 बेसिकली ये वाले जो बाकी वाले हैं ये इसके भी इस अंडर द ल्यूकोप्लास्ट आते हैं, तो हमने 3 में इसको क्लासिफाई किया है। फर्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट, अनदर इज क्रोमोप्लास्ट, अनदर वन इज द क्लोरोप्लास्ट। सो तीनों को डिटेल में देखते हैं। First is a leucoplast, as I told you, no pigment found. तो ल्यूकोप्लास्ट में कलरलेस प्लास्टिड है और कई शेप और साइजेस का होता है, और ये बेसिकली न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है। न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का मतलब क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना, फैट को स्टोर करना, डिफरेंट टाइप ऑफ फैट्स को स्टोर करना। तो ये आई हैव गॉट दिस पिक्चर, ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है जहाँ पे कुछ सेल्स दिखाए गए हैं जो कि विदाउट एनी पिगमेंट्स है, दे आर द ल्यूकोप्लास्ट जो कि न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। तो जो स्टोर न्यूट्रिएंट्स होता है वो बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस में काम आता है। बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस कौन सी हो जाएगी, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, और भी जहां पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी बायोसिंथेटिक प्रोसेस होती हैं। बायो का मतलब होता है जो भी लिविंग, बायोस का तो मतलब ही लिविंग होता है, बायोलॉजी का मतलब ही स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स होता है। तो बायोसिंथेटिक प्रोसेस में जो भी लिविंग बीइंग्स की प्रोसेसेस होती है वहां पर ये काम आता है। नॉन फोटोसिंथेटिक है, फूड में काम नहीं आता क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल अगर होता तो इट दैट हैज अ पिगमेंट व्हिच कैन ट्रैप द सनलाइट। तो ये जो होता है वो सीड में, रूट में और अदर ऑर्गन्स में होता है जहां पर स्टोरेज करना होता है। तो बेसिकली पॉइंट ऑफ स्टोरेज की क्या स्टोर करना है, अगर ल्यूकोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट स्टोर है और स्टार्च के फॉर्म में, जैसे पोटैटो है, क्या पोटैटो में कलरलेस है ना वो, कई बार तो ग्रीन कलर भी आ जाता है पोटैटो में, आपने देखा होगा व्हेन इट इज एक्सपोज टू द सनलाइट, तो वो वाला जो आ जाता है तब तो ग्रीन में तो क्लोरोफिल फॉर्म हो जाता है। अदरवाइज ये जो स्टार्च होता है तो ये एमाइलोप्लास्ट कहलाता है। हेलियोप्लास्ट कब कहलाता है, जब ऑयल और फैट्स को स्टोर करता है। तो हमने जो लास्ट पिक्चर देखा था उसमें यही तो देखा था कि ल्यूकोप्लास्ट के बाद एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, प्रोटीनियोप्लास्ट, अगर ये प्रोटीन एल्यूरोप्लास्ट होता है तो प्रोटीन्स को स्टोर करता है। ऐसे ये स्टेटोलिथ को भी स्टोर करता है। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ द स्टोरेज अगर इसमें होता है इस टाइप के प्लास्टिड्स में, तो वो क्या कहलाता है, ल्यूकोप्लास्ट कहलाता है। तो कलरलेस प्लास्टिड है, कोई पिगमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है, स्टोरेज फंक्शन है, न्यूट्रिएंट का स्टोरेज है, रूट स्टेम में जहां पर भी स्टोरेज का रिक्वायरमेंट होता है वहां पर ये अवेलेबल होता है। दूसरा जैसे बताया था क्रोमोप्लास्ट, क्रोमा का मतलब ही कलर होता है। तो अपार्ट फ्रॉम द ग्रीन पिगमेंट ऑल द कलर्स, कौन कौन से, ये रेड हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, ब्राउन हो गया, दे ऑल आर प्रेजेंट इन द क्रोमोप्लास्ट। तो फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स है, कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं इसमें, ये हम लोगों ने एल्गी में भी पढ़ा था। जो पहला वाला चैप्टर हम लोगों ने थर्ड फोर्थ चैप्टर प्लांट क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, हमने एल्गी में भी पढ़ा था यहाँ पर कि जो एल्गी का क्लासिफिकेशन था वो भी था टाइप ऑफ द ये पिगमेंट्स पे भी था। तो ज़ेंथोफिल हो गया, ब्राउन कलर देगा, कैरोटीनॉइड, कैरेट तो वैसे भी ऑरेंज कलर की होती है। तो जितने भी अपार्ट फ्रॉम द ग्रीन जितने भी होते हैं अलग अदर कलर्स जो होते हैं वो सारे के सारे फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स लाइक दे आर प्रेजेंट अंडर द क्रोमोप्लास्ट। तो ये तो पिगमेंट्स हो गए, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल एटसेट्रा। कलर कौन कौन से देते हैं, ये दीज आर द कलर्स। नॉन फोटोसिंथेटिक है क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है इसमें,
क्लोरोफिल होता तो ग्रीन कलर भी होता। सो दैट इज मेंशन कि कैरोटीनॉइड क्रिस्टल्स होते हैं। ये स्ट्रोमा का मतलब क्या होता है, जो ये स्पेस खाली रहती है इसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं, राइट। ये मेम्ब्रेनस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जैसे प्लास्टिड, अभी क्लोरोप्लास्ट भी आप देखोगे डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, इट हैज इट्स ओन सर्कुलर डीएनए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड से उनके पास अपने डीएनए है। और अभी मैंने रीजन भी बता दिया था, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अब इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसकी तो दोनों मेम्ब्रेन्स इस तरह से हैं, दीज आर द टू मेम्ब्रेन्स। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था, आउटर मेम्ब्रेन तो थी, इसका इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टल की तरह इनफोल्ड हो गई थी, इनफोल्ड हो गई थी, अंदर की साइड पे फोल्ड हो गई थी। तो ये इसकी मेम्ब्रेन, तो उसमें भी डबल मेम्ब्रेन थी, बट उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में ये था, और क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स में ये है। सो क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर्स, फ्रूट को और फ्लावर्स को और बेसिकली कलर देने के काम आता है। तो ये कुछ पिक्चर्स दिया हुआ है कि बेसिकली फंक्शन क्या है क्रोमोप्लास्ट का। अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स एंड द एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल के काम आता है। क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन में इंसेक्ट्स वगैरह के होते हैं, क्योंकि दे आर जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो ये देखो येलो कलर ऑफ फ्लावर है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द chromoplast present inside the cell। ये रेड कलर अगर आ रहा है तो दिस इज बिकॉज ऑफ द chromoplast which is present। देखो इथिलीन का भी हम लोगों ने पढ़ा था, इथिलीन का भी फंक्शन होता है कि इसको रेड करता है, बट दैट इज बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट। तो ये कुछ यहाँ पे आई हैव गॉट दिस इमेज कि पहले कलर कैसे होता है, पहले ग्रीन कलर का टोमेटो था और धीरे धीरे इसने अपना कलर चेंज करना शुरू हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखो तो इट बिकम्स दिस येलोइश कलर एंड देन बिकम्स रेडिश कलर इन तो ये धीरे धीरे जो होता है डोमिनेट कर जाता है। किसी भी सेल में, किसी भी प्लांट में तीनों प्लास्टिड्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक प्रेजेंट है एक एब्सेंट है। जैसे जैसे ग्रीन कलर था पहले, धीरे धीरे इसने डोमिनेट कर लिया। आपको एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, जैसे वेरीगेटेड लीफ होती है, वेरीगेटेड लीफ कौन सी होती है, अगर मैंने वेरीगेटेड लीफ को ड्रॉ किया, जैसे क्रोटन हो गया, कई और भी प्लांट्स हो गए, तो ग्रीन लीव्स के साथ हमारे पास कलर्ड पैचेस भी होते हैं और कई बार व्हाइट पैचेस भी होते हैं। अगर इसमें रेड कलर के पैचेस हो गए ग्रीन के साथ, इसका मतलब कि ग्रीन कलर कैसे है लीफ का, क्लोरोफिल की वजह से। और ये जो कलर्ड पैचेस हैं, ब्लू कलर के भी पैचेस हैं बहुत सारे लीव्स में, और रेड कलर के भी पैचेस है, ये कलरलेस भी है। कलरलेस है तो मतलब ये ल्यूकोप्लास्ट है, यहाँ पे कोई भी पिगमेंट नहीं है, और बाकी ये जो कलर्ड पिगमेंट्स हो जाते हैं। तो दिस इज मतलब प्लास्टिड इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स ऑफ द प्लांट, सब सारे सेल्स में वो प्रेजेंट होता है। तो दिस इज अबाउट द क्रोमोप्लास्ट। जो थर्ड आया टाइप ऑफ द प्लास्टिड, ऑब्वियसली द मेन टाइप ऑफ द प्लास्टिड फोटोसिंथेसिस के काम आता है। एंड दिस इज द रीजन कि प्लांट्स सिर्फ क्लोरोफिल, हमारे और इसमें क्या डिफरेंस है, या एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है, कि दिस इज द रीजन कि जो प्लांट्स होते हैं, बिकॉज द पिगमेंट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट एंड द कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट, सम ऑफ देम दे कैन ट्रैप द सनलाइट एंड द फोटोसिंथेसिस। ये तो फोटोसिंथेसिस का जब प्रेजेंटेशन आएगा तो हाउ इट ट्रैप्स द सनलाइट, ये तब मैं आई विल टेल यू। सो मेजॉरिटी ऑफ द, वैसे आपने पढ़ा भी होगा, आई एम नॉट सेइंग कि मेरे वीडियो के बाद ही आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आपको पता है कि कैसे ट्रैप करता है सनलाइट को क्लोरोफिल, और उसका स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, दैट इज अ केमिकल स्ट्रक्चर वी कैन ट्रैप द सनलाइट। आई ऑलवेज गिव एग्जांपल, वे सपोज हमने ग्रीन कपड़े पहने हुए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम सनलाइट ट्रैप कर सकते हैं, नो, दैट इज अ पिगमेंट की क्वालिटी होती है, we can trap the sunlight. Majority of the chloroplasts, they are found in the green plants, they are found in the mesophyll cells of the leaf। अब अगर mesophyll cells को हमने स्टडी करें तो ये तो आपने पढ़ा हुआ है, और इसको हमने अगर कट किया, लीफ को अगर हमने कट किया तो लीफ में ये अपर एपिडर्मिस हो जाएगी, राइट, और यहाँ पर लोअर एपिडर्मिस हो जाएगी जहाँ पे स्टोमेटा भी प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो सेल्स है ये तो जाइलम एंड फ्लोएम हो गया, दीज सेल्स आर द जाइलम एंड फ्लोएम, वेस्कुलर टिश्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर टू टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, एक तो पैलिसेड मेसोफिल सेल्स होते हैं, इस टाइप का बिल्कुल पिलर टाइप ऑफ द सेल्स होते हैं यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होता है। ये लोकेशन किस चीज की है, क्लोरोप्लास्ट की। जब हम डाइकोट या मोनोकोट लीफ को ट्रांसफर सेक्शन, हम इसको ट्रांसफर सेक्शन में कट करते हैं, तो ये तो एपिडर्मिस हो गया, ये लोअर एपिडर्मिस हो गया, ये स्टोमेटा हो गया, ये वेस्कुलर बंडल्स हो गया, जाइलम एंड फ्लोएम हो गया। अब यहाँ पे 2 to 3 लेयर्स जो है ये वाली, और उसके बाद ये लूजली स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स होते हैं। मेसोफिल सेल्स का मीनिंग यही हो गया
नॉर्मल पेरेनकाइमेटस टाइप ऑफ सेल्स है। पेरेनकाइमा का सेल क्या होता है? लिविंग सेल होता है पेरेनकाइमा का। पेरेनकाइमा सेल जो है, पेरेनकाइमा टिश्यू ले लो हम, पेरेनकाइमा टिश्यू का जो सेल्स होता है वो लिविंग सेल्स होता है, राइट। तो लिविंग सेल का ये जो है, अगर इसकी शेप अलग अलग होती है, वैसे तो लूजली पैक्ड हो गया तो स्पॉन्जी मेसोफिल कहलाती है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट मिलता है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अ मेसोफिल सेल। इसको मेसोफिल पेरेनकाइमा भी कहते हैं। देखो यहाँ पर इन्होंने पैलिसेड, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है ना, पैलिसेड पैरेनकाइमा दिया हुआ है, पैलिसेड पैरेनकाइमा एंड स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा का तो नेचर क्या है? पैरेनकाइमा तो टिश्यू के लिए वर्ड यूज हुआ है ना। पैरेनकाइमेटस टिश्यू में क्या हो जाता है? सिंपल परमानेंट टिश्यूज है ये वाले, और यहाँ पर जो टिश्यूज हैं ये इसमें क्लोरोप्लास्ट मिलता है। तो ये देखो पिलर शेप्ड सेल्स बनाते हैं और लूजली पैक्ड। इसी टाइप का तो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था ना, वेस्कुलर बंडल्स तो सिंपल ही हवाले हो जाते हैं, एंड दे आर द लूजली स्टोमेटा हो जाता है। तो लीफ में दिस इज द पोजिशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये इस टाइप की तो शेप होती है। आउटर व्यू आपका क्लोरोप्लास्ट का ये है, और इनर व्यू में आपका 3D स्ट्रक्चर आपको कुछ कुछ इस तरह से विजिबल होता है। इसको और स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट का वैसे आपके लिए है नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ बस ये शो किया हुआ है, क्योंकि आप जब प्लांट्स देखते हो, देखो क्लाइमाइडोमोनास में मैंने ये वाला आपको क्लोरोप्लास्ट, सिंगल क्लोरोप्लास्ट होता है। इसकी शेप ये है, डिस्कॉइड शेप इसका क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर होता है, राइट। तो इसके लिए मैंने आई जस्ट टोल्ड यू, ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में ये क्लोरोप्लास्ट है, दिस इज। तो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एक तो वेरी करते हैं सेल टू सेल। जैसे क्लेमाइडोमोनास हैज ओनली 1 क्लोरोप्लास्ट, इसमें सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट है, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट जो फिर एक क्लोरोप्लास्ट है। और इसमें नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट, और वो भी शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ये कोई भी इस तरह की शेप का हो सकता है, मतलब लेंस शेप, ओवल शेप, स्फेरिकल शेप, डिस्कॉइड शेप, रिबन शेप। रिबन शेप जो होता है वो स्पायरोगायरा आप लोगों ने पढ़ा था, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है हमने पढ़ा था, इस टाइप का जो यहाँ पर ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो इस टाइप का रिबन शेप्ड होता है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसकी जो बेसिकली लेंथ होती है वो 5 to 10 माइक्रोन होती है, और जो विड्थ होती है वो 2 to 4 माइक्रोन होती है। नॉर्मली जो इसका स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, नंबर वेरी करता है सेल टू सेल। अगर आपको, वैसे आई एम नॉट वेरी श्योर, बट फिर भी अगर ग्रीन बहुत ज्यादा जो लीफ बहुत ज्यादा ग्रीन हो, बिल्कुल डार्क ग्रीन हो, तो वी ऑलवेज टेल इसमें नंबर अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा है। और थोड़ी हल्की ग्रीन हो तो उसमें अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट कम है। इसका क्या मतलब है कि सेल टू सेल डिपेंड करता है कि कितना क्लोरोप्लास्ट हो। इसीलिए ये फिगर दिया हुआ है कि 20 to 40 पर सेल क्लोरोप्लास्ट होता है मीजोफिल में। जैसे ये मीजोफिल सेल है, एक मीजोफिल सेल है, प्लांट सेल है ना, वैक्यूल इसीलिए सेंटर में है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो इसमें ही है। तो ये वाला न्यूक्लियस की पोजीशन है, ये प्लांट सेल है, और क्लोरोप्लास्ट की ये पोजीशन है। तो यहाँ पर क्योंकि बेसिकली तो सेंटर तो इसका वैक्यूल ऑक्युपाई करता है, तो डिपेंड करता है सेल टू सेल कि कितने इसमें क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है और 2 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इनर मेम्ब्रेन अगर देखें तो लेस परमिएबल है, स्पेस लिमिटेड है। पहले मैं आपको ना यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती हूँ, उसके बाद आपको मैं बताती हूँ, फिर इस 3D स्ट्रक्चर को भी हम स्टडी करेंगे। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, राइट। अब ये इस टाइप का स्ट्रक्चर, जैसे ये स्ट्रक्चर जो होते हैं, ये जो सिंगल है ना, ये सिंगल स्ट्रक्चर, ये इसका थाइलेकोइड कहलाता है। ये क्या कहलाता है? थाइलेकोइड। और ऐसे स्ट्रक्चर अगर ये स्टैक है तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये ग्रेना या ग्रेनम कहलाता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर बहुत सारे होते हैं, और इसके अंदर जो होते हैं क्वांटासोम्स होते हैं, ये हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ना है, इतना डिटेल तो हमने यहाँ पढ़ना नहीं है। और वहां पर फिर दोबारा से क्लोरोप्लास्ट को पढ़ना है जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें तो हमें सारी की सारी नॉन जो इसके स्टेप्स हैं जितने भी, वो वहां पर हमें इस पे इसी से तो बनने हैं। तो ये जो हो जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर ग्रेना हो जाएगा। अब ये जो ग्रेना है, ये जो पोर्शन बचा ना, जो पूरा पोर्शन बचा, ये स्ट्रोमा कहलाता है। दिस इज नोन एज द स्ट्रोमा। ये जैसे ये लिखा हुआ है ना स्ट्रोमा, और ये वाला जो होता है ये ग्रेना कहलाता है, और सिंगल जो कहलाता है ये थाइलेकोइड कहलाता है। और इसमें जो स्ट्रोमा में ये कनेक्टिंग इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये ग्रेना लैमेली कहलाता है, ये स्ट्रोमा लैमेली कहलाता है। कंफ्यूज नहीं होना आप, ये जो मैट्रिक्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इसके दो मेन पार्ट्स हैं।
एक हो गया ग्रेना, ये वाला ग्रेना हो गया, और ये वाला जो पूरा हो गया पोर्शन, जैसे अगर मैं इसको ये कह दूं तो ये यहाँ पे स्ट्रोमा है, ये पूरा पोर्शन स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा में क्या है, यहाँ पे ग्रेनाज लगे हुए हैं, राइट, स्टैक ऑफ दैट। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज द स्ट्रोमा। ये जो है, ये वाली जो स्पेस है, ये स्ट्रोमा कहलाती है। नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट। सिंगल स्ट्रक्चर हम क्या कहेंगे, थाइलेकॉइड कहेंगे। दे आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। तो यही स्ट्रक्चर देखो आपका दिखाया हुआ है। यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है कि ये वाला तो स्ट्रोमा हो जाएगा, और ये जितने भी हैं ये क्या हो जाएंगे, ये ग्रेना हो जाएंगे। इसको दूसरे डायग्राम में और अच्छी तरह से देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, ये इसके आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन हो गई। इनर मेम्ब्रेन में जो ये स्पेस है, ये स्ट्रोमा की है, और ये वाला जो है ये ग्रेना की है। अब ये जो कनेक्टिंग, ये पूरा पूरा ग्रेना का स्ट्रक्चर है ना, ग्रेना का स्ट्रक्चर है। यहीं पर क्या होता है, ग्रेना में ही जो होते हैं, इसमें दो स्टेप्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में। तो जो क्लोरोफिल से रिलेटेड है वो ग्रेना में ही होता है, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो देखो सिंगल इसमें लिखा, 3 एरोज बने हुए हैं यहाँ पर, 1 थाइलेकॉइड, 2 थाइलेकॉइड, 3, 4, 5। तो स्टैक ऑफ द थाइलेकॉइड दैट वी कॉल इट एज अ ग्रेना। जो इस तरह से स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड होता है, इसको ग्रेना कहते हैं। और इसके अंदर ल्यूमन होता है, जहां पर हमारी फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसेस होती है। और ये जो इसको ग्रेना को ये स्ट्रोमा में देखो सिंगल सिंगल ये कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये स्ट्रोमा लैमेली कहलाता है, ये ग्रेना लैमेली भी कहलाता है, ग्रेना थाइलेकॉइड भी कहलाता है। दोनों कहलाते हैं, थाइलेकॉइड भी कहलाता है, लैमेली भी कहलाता है। तो थाइलेकॉइड्स आर अरेंज्ड स्टैक लाइक मैनर। स्टैक का मतलब ही होता है जैसे प्लेटें एक दूसरे के ऊपर हमने रख दिया, वो स्टैक लाइक मैनर होता है। तो दिस इज द थाइलेकॉइड फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दे आर प्रेजेंट इन द ग्रेना। मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड हैज अ ल्यूमन। ल्यूमन का मतलब होता है कि जो अगर एक मैं थाइलेकॉइड को यहाँ पर ड्रॉ करूं तो ये इसका ल्यूमन हो गया, राइट। और ये दूसरा थाइलेकॉइड अगर ऐसे आ गया, और ये थर्ड आ गया, ये फोर्थ आ गया, तो ये पूरा का पूरा ग्रेनम हो गया। कई सारे और आ गए तो ग्रेना हो गया, प्लूरल और सिंगुलर हो गया। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द स्ट्रोमा। तो हमने जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, उसके दो मेन स्टेप्स होते हैं, जो इंडिपेंडेंट टू लाइट है एंड डिपेंडेंट टू लाइट है। तो उसमें हम कहते हैं कि इट इज टेकिंग प्लेस इन द ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, इट इज टेकिंग प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, एंड दीज आर द टू मेन स्ट्रक्चर्स व्हिच आर फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट। एक और स्लाइड में क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर तो फोटोसिंथेसिस में ही है इसका। तो स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स द एंजाइम्स व्हिच इज required for the synthesis of the carbohydrate, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में C6H12O6 बनता है। तो जो NADPH बनता है, जिसमें H जो होता है रिड्यूस्ड, जो NADPH होता है वो स्ट्रोमा में आ जाता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है और क्या बन जाता है, C6H12O6। तो दिस इज द स्पेस, जो प्लेस जहाँ पे स्ट्रोमा में इसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है। इट ऑल्सो कंटेन्स द DNA मॉलिक्यूल एंड द राइबोसोम्स। अभी पढ़ा था हमने, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में इसका अपना रिक्वायरमेंट है, नंबर अपने इंक्रीज करना है। क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द थाइलेकॉइड। तभी तो मैंने बोला था लाइट डिपेंडेंट जो रिएक्शंस होते हैं, लाइट डिपेंडेंट। थोड़ा सा आपको बताती हूँ मैं कि जो हमारा इसमें क्या है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर। यहाँ पे सनलाइट एंड क्लोरोफिल के बाद यहाँ पे क्या बनता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6। तो जो वाटर का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, पहला स्टेप तो यही है ना, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वो कहाँ पर होती है, वो होती है यहाँ पर, कहाँ पे, ग्रेना ऑफ द। और उसके बाद जो दूसरा होता है NADPH, रिड्यूस्ड NADP बन जाता है। और उसका जो फिक्सेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये कहाँ पर होता है, स्ट्रोमा में। तो ये जो फोटोसिंथेसिस में जो दोनों पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसके दोनों के पार्ट्स हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा, राइबोसोम जो है इसका, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम जो है इसका, जो इसके साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स होते हैं, वो 80S टाइप है। और जो राइबोसोम इसमें मिलता है वो प्रोकैरियोटिक का जैसे 70S टाइप ऑफ राइबोसोम है। दैट इज द स्ट्रक्चर। सो दैट्स ऑल अबाउट द plastid. Now we come to the third part, and that is the ribosome. Ribosome का स्ट्रक्चर बोले तो सबसे पहले हमें देखना है कि राइबोसोम जो है, इट इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं है। रीजन इसका बहुत जेन्युइन सा रीजन है।
अगर आपको थोड़ा सा भी जेनेटिक्स का आइडिया हो तो जेनेटिक्स में हमने क्या पढ़ते हैं कि जो ये न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ द डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैसेंजर आरएनए पर आती है, और आरएनए की जो इंफॉर्मेशन है वो किस पर आती है, प्रोटीन पर आती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, दो सब यूनिट ऑफ द जो राइबोसोम्स के हैं उसके बीच में ये जो मैसेंजर आरएनए है वो यहाँ पर अटैच हो जाता है, जिसके ऊपर किसकी ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन किसका है, डीएनए का है। और वो जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो किस में आनी है, वो प्रोटीन में आनी है, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर है सबसे बड़ी बात है, एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसमें दो सब यूनिट्स होती हैं, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट, एंड दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम। इसको और आगे पे देखते हैं कि व्हाट इज द राइबोसोम। ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बहुत छोटा स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखा गया था, 1953 में इसको डिटेल आया था। एंड द जॉर्ज पैलेट, ही वाज अ साइंटिस्ट, साइटोलॉजिस्ट थे। साइटोलॉजी मतलब जो स्टडी करते हैं सेल को, अमेरिकन साइटोलॉजी, साइटोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसको स्टडी किया था। कंपाउंड composed of RNA and protein and not surrounded by any membrane. Ribosome is free in the cell and attached with the cytoplasm. Free in the cell, attached in the cytoplasm. मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया था कि अगर ये एनिमल सेल है तो ये वाला क्या था, दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये RER के फॉर्म में भी है, मतलब ये अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, और दूसरा ये साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है। तो दिस इज अबाउट द राइबोसोम। राइबोसोम का स्ट्रक्चर अगर डिटेल में देखें, बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं है यहाँ पर। अगर हम कंपेयर करें राइबोसोम ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, तो हम लोगों ने वर्ड पढ़ा था कि प्रोकैरियोट में 70s टाइप का राइबोसोम है और यूकैरियोट में 80s टाइप ऑफ राइबोसोम है, जिसकी सब यूनिट्स किसकी है, बड़ी यूनिट 60s की है और छोटी 40s की है। इसकी बड़ी यूनिट 50s की है और छोटी यूनिट 30s की है। अब ये S क्या है, सेडबर्ग यूनिट है। सेडबर्ग वाज अ साइंटिस्ट जिसने इनको डिस्कवर, बाद में इसका जो सेंट्रीफ्यूगल पर इसको डिस्क्राइब किया था। तो यहाँ पर एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर ये जो आरएनए और प्रोटीन, अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि इट इज मेड अप ऑफ आरएनए प्रोटीन। तो आरएनए और प्रोटीन जो होती है, सब यूनिट्स जो होती है, इसकी दो सब यूनिट्स बनती है, 50s टाइप और 30s टाइप, और दोनों सब यूनिट्स बना के असेंबल करके प्रोकैरियोटिक सेल में ये 70s टाइप ऑफ द राइबोसोम बनता है। और ऐसे यहाँ पर 50s और 60s or 40s type of that structure, and that makes the 80s type of the ribosome in the eukaryote. अब ये है क्या कि eukaryotic has 80s type of, क्योंकि ये कोई membranous structure नहीं है, it has two subunits, larger and smaller, ये अभी मैंने बता दिया था। हमें है कि S क्या है, S is a Sedberg unit, it stands from the सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो होती है, एस यूनिट जो होती है, ये सेंट्रीफ्यूज, जब सेंट्रीफ्यूजल किया जाता है, फ्यूगल किया जाता है, तब उसमें से स्पेसिंग में तब ये हमें पता लगता है कि दिस इज डायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज ऑफ द राइबोसोम। मतलब सेडबर्ग यूनिट इज अ यूनिट यूज्ड टू मेजर हाउ फास्ट मॉलिक्यूल्स मूव इन अ सेंट्रीफ्यूज। तो ये जो यूनिट है, हाउ फास्ट इट विल मूव इन द सेंट्रीफ्यूज, या डेंसिटी या साइज ऑफ द राइबोसोम को ये बताते हैं। तो ये कहते हैं 80s टाइप को, इसकी जो यूनिट्स है ये 60 और 40 की है, इसकी यूनिट्स 50 और 30 की है। तो ये नहीं है कि इसको हम ऐड करके 80s कर दे और इसको हम ऐड करके 100s कर दे, ऐसा नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल मशीन में जब सेंट्रीफ्यूगेशन जब इसको करते हैं, देन ओनली वी जस्ट come to know about that कि ये कैसे मूव करता है। This is the ribosome. It is abundant in the cell, बहुत ज्यादा इसका नंबर होता है। Responsible for translation. Translation एक प्रोसेस का नाम है। अभी जो आपको मैंने बताया था कि डीएनए की इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए पे आती है, ये प्रोसेस कहलाती है जेनेटिक्स में ट्रांसक्रिप्शन। और जो एमआरएनए की इंफॉर्मेशन जो होती है, जो प्रोटीन पर आती है, अमीनो एसिड्स जिसके हमारे बन जाते हैं। अमीनो एसिड्स तो हम लोगों ने पढ़े ही थे, आपने पढ़े भी होंगे, सीरीन और ग्लाइसिन वगैरह जो अमीनो एसिड है। बायोमोलिक्यूल में आई विल एक्सप्लेन अबाउट दैट ऑल्सो, कि कौन कैसे बायोमोलिक्यूल में प्रोटीन्स जब हम लोग स्टडी करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन यू दैट। तो यहाँ पे स्मॉलर और लार्जर यूनिट के बीच में ये थ्री जेनेटिकल कोड एक्चुअली है,
कैरी करता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में, जिसका आता है हमारे जितने भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है दे विल एक्ट एज अ हार्मोन एज वेल एज द एंजाइम, राइट? सो दैट्स ऑल। ये मेरे 2 लिंक्स है अलग 2 प्रेजेंटेशंस के, और कंटेंट लिखा हुआ है कि सेल ओवरव्यू, सेल थ्योरी, प्रोकैरियोटिक सेल इसमें है, और यूकैरियोटिक सेल, सेल मेम्ब्रेन इसमें। सो माय नेक्स्ट विल बी द लास्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम दिस चैप्टर, वो होगा मेरा न्यूक्लियस पर एज वेल एज द साइटोस्केलेटन, फ्लैजिला एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर। प्लीज like my video and subscribe the video. Thank you so much.